आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है 21वां दिन और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO या UPPSC RO ARO आगामी परीक्षा जो 2021 में होने वाली है। तो आज हम लोग अपना टॉपिक करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर 1930 तक, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक। और हम लोग साथ ही में देखेंगे कि जो भी हमारे पिछली परीक्षा में जो प्रश्न रहे हैं वो किस प्रकार के प्रश्न रहे और उनको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, किस प्रकार से वो आते हैं और जो है किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी रहेगा आज का जो लेक्चर है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आज जो है जैसे कि आज 21वां दिन है और 23 फरवरी है आज। तो आज जो है हम ये वाला टॉपिक करने वाले मॉडर्न इंडिया में, तो साथ में आप लोग टॉपिक हमारे साथ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको साथ साथ पढ़ने के साथ आप घटना चक्र लगाइए। घटना चक्र में जो इस टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न उनको लगाइए और आपको जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको नई भी पता चलेंगी और आपको पता चलेगा आपकी कहाँ कमियाँ हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि वोकैबलरी जो हमने कंप्लीट कर ही लिया था, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, उसमें जो बाकी जो चीज़ें बच गई जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वो चीज़ें वो हम देखेंगे क्या क्या है आज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसी को। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ई और एफ आज हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे पूरा। और जो है एस इडियम जो है आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इडियम एंड फ्रेजेस में एस इडियम आज आपको करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग ग्रामर में एडवर्ब आज पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज एडवर्ब पढ़ेंगे आज और कल। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर एडवर्ब 2 दिन पढ़ना है हमें, ठीक है। और उसके बाद है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में हमें आज क्या पढ़ना है, साथ में जो हम लोग को खुद एक सब्जेक्ट पढ़ना है वो ये है कि कंप्यूटर्स में हम लूसेंट की जो बुक फॉलो कर रहे हैं, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। आप उसमें नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली इसको पढ़िएगा। इसका एक क्वेश्चन आ चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले किसी पेपर में मैंने देखा था। तो आप इसको पढ़िए, इसको हम छोड़ नहीं सकते, है ना। जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे, इस तरह का प्रश्न आता है, ठीक है। तो आपको ये जो है आज इसे ख़त्म करना है और इसके ऊपर प्रश्न भी लगाइएगा, ठीक है। तो ये आज हम इसको कंप्यूटर में कर लेंगे। तो इंग्लिश हमने देख लिया, कंप्यूटर हमने देख लिया और घटना चक्र ये देख लिया। तो ठीक है, अब हम जो है अपना आगे का जो है आज का जो भी शेड्यूल है उसको शुरू करते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में यानी कि आधुनिक भारत में हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। जो नीले से है वो अभी हमें कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। मुश्किल से अब हमारे जो आधुनिक भारत की जो क्लासेस रह गई हैं शायद 2 से 3 रह गई हैं। हो सकता है मैं शायद एक ही दिन दोनों को करा दूँ या जो है 3 दिन तक ले जाऊँ। तो इस तरीके से जो है हम अपना जो आधुनिक भारत है उसे कंप्लीट कर लेंगे। आज जो है 1919 से 1930 तक हमें करना है। तो 1919 से लेके 1930 के बीच में जितनी भी जो भी घटनाएं हुई वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 2 समय बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक 1885 से लेके 1919 तक और 1919 से लेके 1930 तक। इन दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए। मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, आप उनको देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे सिर्फ वीडियो को देख के ही, ठीक है। तो आइए हम इसको जो है 1919 को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि हमारी एक जो है फुल टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो अगर आप उससे ज्वाइन करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारा एक पेड स्टडी ग्रुप भी है जिसके अंदर हम लोग डेली जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सारी चीज़ों का उनको सॉल्व किया जाता है बेसिकली। और जो है आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं एग्ज़ाम तक। और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है ये बेसिकली इसमें भी उपलब्ध है। तो बाकी सारी चीज़ें आप पॉज करके समझ सकते हैं और इंग्लिश पे इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बारे जो भी हमारा पेड स्टडी ग्रुप है उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो जैसे कि ये सारा मैंने जो भी शेड्यूल बनाया है और काफ़ी कंटिन्यूसली हम लोग 27 जनवरी से इसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो जो है अगर आपको ये जो मेरा पूरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, मुझे बताइएगा कैसा है। आप सभी के कमेंट्स और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है सो दैट आई कैन पुट ऑल दिस कंटेंट ऑन द नेट, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा जो है इसको अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो हमें आज करना है, तो पहले समझ लेते हैं हमने कल कहाँ तक कर लिया था। तो आपको मेरे जहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ आप वो देखिएगा, ठीक है। तो हमने पिछली बार जो था ये कर लिया था, यानी कि लखनऊ पैक्ट देख लिया था। और उसमें हमने समझ लिया था कि जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ में जो समझौता हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें क्या हुआ था कि जो पहले जो उग्रवादी दल था और जो एक तरह का उग्रवादी दल और दूसरा दल कौन सा था हमारा जो हमने देखा था, एक था उदारवादी और एक था उग्रवादी, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो थे वो बेसिकली अब एक हो जाते हैं, कांग्रेस में मिल जाते हैं, ठीक है। और समझौता किस लिए कहते हैं, समझौता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मुस्लिम लीग था वो कांग्रेस के साथ समझौता करता है कि हम लोग जो है अब मिल के जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हम लोग ने पहले पढ़ लिया था इसी लेक्चर में, पहले इस लेक्चर के, तो उसके अंदर जो है हम लोग जो है एक तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे और जो है देश को जो है मतलब देश में जो एक स्वराज की मांग हो रही थी उस समय उसकी मांग करेंगे। और इस तरीके से वो सारी चीज़ें हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो अभी पूर्ण स्वराज की बात अभी भारत में नहीं हुई है, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे कब होगी। तो जो है आगे देखते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आता है 1919 से पहले, तो उसको आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे वो 1900
1915 में जनवरी में जो थे वापस आए थे, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे हमेशा के लिए, ठीक है। तो पहले भी महात्मा गांधी आए हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, है ना। 1901 में भी उन्होंने सेशन अटेंड किया था कांग्रेस का, और जो है उसके बाद भी वो कई बार आते रहे, पर अब जो है भारत में पूरी तरीके से लौट आए हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत प्रभावित हैं, और उन्होंने जो है उनको आमंत्रित किया है कि भारत में आइए और भारत में जो है एक तरीके से आंदोलन को आगे लेके चलिए। तो इनको जो है जब ये आते हैं लौट के, तो उस समय जो अंग्रेज़ होते हैं वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर जो द्वितीय पहला हो रहा होता है उसमें फंसे हुए होते हैं। तो ये जो होते हैं भारत में जो है उसके लिए प्रचार करते हैं कि हमें जो अंग्रेज़ों की मदद करनी चाहिए वर्ल्ड वॉर 1 में, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को भर्ती होना चाहिए, इस तरीके से ये वो करते हैं। तो उनको जो है केसरे हिंद का जो है सम्मान जो है अंग्रेज़ों से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को केसरे हिंद का सम्मान मिलता है। अब क्या होता है कि 1915 में तो ये आ गए थे, पर 1916 में क्या करते हैं, पूरा भारत भ्रमण करते हैं, पूरे भारत में देखते हैं जाके कि क्या हो रहा है। इसलिए महात्मा गांधी जो है वो होम रूल लीग जो हमने पहले पढ़ा था, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा जो शुरू किया गया था, उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से जो है ये अपना 1917 में जो है यहाँ पे क्या होता है कि एक किसान होता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। ध्यान से सुनिएगा, है ना, आपको कहानी की तरह बता रहा हूँ, बस पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा वही आएगा, ठीक है। वो क्या करता है, चंपारण में वहाँ पे जो है 3 खतिया सिस्टम चलता था। यहाँ देखिए मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, आप समझिए, इंग्लिश में लिखा है पर आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा, तो इससे कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी, जो भी इंग्लिश वाले हिंदी वाले देखने वाले हैं। तो 3 खतिया सिस्टम उस समय चलता था चंपारण बिहार में। उसमें क्या होता था, एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए कोई आदमी उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया लैंड का, वो जनरली यूरोपियंस होते थे, है ना, जो वहाँ से आए थे ब्रिटिश से या ब्रिटेन से, यहाँ सबसे। तो वो क्या करते थे, लैंड का कॉन्ट्रैक्ट लेते, उस पर फार्मर्स को रख लेते थे, और फार्मर से कहते थे कि जो भी तुम उगा रहे हो उसका तीसरा भाग, मतलब 20 में से तीसरा भाग जो है वो तुम्हें क्या उगाना होगा, इंडिगो उगाना होगा। इंडिगो का क्या काम होता था, इंडिगो एक तरीके का डाई होता था जिसको कपड़ा रंगने के लिए काम आता था, और वो नीले रंग का होता था, ठीक है। इसे नील खेती भी बोलते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 3 कथिया क्या मतलब है, 3/20, और इंडिगो इंडिगो की खेती उसमें होती थी, ओके। फिर इसके बाद जो है हुआ क्या, एक बहुत अच्छा पिछली बार मैं देख रहा था यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा गया था कि जो एक तरीके से जो यहाँ पे शायद 3 कथिया के बारे में, नहीं 3 कथिया नहीं, इंडिगो के बारे में पूछा गया था। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि उस समय जो इंडिगो जो हमारी खेती हो रही थी वो क्यों गिर गई थी। तो उसमें शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका जो उत्तर था वो यही था कि जो मैंने अब यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये आपको याद रखना है कि जो है हुआ क्या था कि जर्मनी में जो था एक तरीके से अभी क्या हो रहा था, इसकी खेती हो रही थी, यानी कि नेचुरल डाई था, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो है प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ था ये, ठीक है, उत्पन्न किया जाता था, उसके बाद इसको प्रोसेस करके इसका डाई बनाया जाता था। परंतु अब क्या हुआ, केमिकल से डाई बनाने लग गए, है ना। तो अब वो कहाँ पे हुआ, जर्मनी बन गया। तो जब जर्मनी में वो बन गया तो जो है वो सस्ता बनेगा, भाई जितना चाहो उतना बना लो, खेत रुकना भी नहीं पड़ सकता। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो इंडिगो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा था उसको जो है उसका मार्केट खराब कर दिया, और इस तरीके से यहाँ पे जो किसान थे वो किसानों का, अब ध्यान से सुनिएगा, वो जो किसान थे उनको जो है ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, ज़्यादा लगान देना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि जो यहाँ के फार्मिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने ले रखा था यूरोपियंस ने, वो इनको जो थे बहुत ज़्यादा उनका शोषण कर रहे थे, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था यूरोपियंस को, और वो चाहते थे वो नुकसान कहाँ से निकालें, वो इन किसानों से नुकसान निकालें। तो उनका जो है कर ज़्यादा कर दिया उनके ऊपर, ये सारी चीज़ें, और उनको बहुत प्रेशर करते थे। तो इस सारी चीज़ों से, प्रॉब्लम से परेशान होकर राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी जी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आंदोलन शुरू करते हैं, एक कमेटी सेटअप होती है, गांधी जी भी इसके पार्ट होते हैं। फिर क्या होता है, समिति सेटअप करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो उसमें गांधी जी भी पार्ट होते हैं। और गांधी जी जो है फिर बाद में समिति समझ जाती है कि एक तरीके गलत है, 3 खतिया सिस्टम खत्म करा जाता है, किसानों को अपना राइट्स मिल जाता है, और जो है किसान यहाँ पे पहली विजय होती है गांधी जी के आंदोलन की। रविन्द्रनाथ टैगोर इसी आंदोलन में इनको महात्मा का टाइटल देते हैं। तो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा का टाइटल किसने दिया था, पहली चीज़ ये रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको याद होना चाहिए, और कौन से मूवमेंट में दिया था तो याद होना चाहिए आपको, चंपारण में दिया था, ठीक है। अब इसमें और कौन कौन लोगों ने सपोर्ट लिया था, तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको नाम रह ले याद तो बढ़िया है, वरना कोई बात नहीं, पर राजेंद्र प्रसाद आपको नाम याद रखना है, ठीक है। बाकी भी नाम आप याद रखने का प्रयास करिएगा, महादेव देसाई, नरहरि, है ना, और JB कृपलानी और ब्रजकिशोर। तो ये सारे हो गए। अब देखिए आपको नाम कैसे याद रखना है, कैसे सीक्वेंस में, केक याद रखिएगा, केक, C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद, K फॉर खेड़ा, केक याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा पहले क्या हुआ, उसके बाद कौन कौन सा हुआ। अब गांधी जी के पास एक समस्या और आती है सामने, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से जो अहमदाबाद में जो मिल वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, धरना दे देते हैं, ठीक है, स्ट्राइक लिखा हूँ मैंने, सॉरी, है ना। तो वहाँ पे धरना दे देते हैं। तो ये कब होती है, 1918 में, याद रखिएगा, ये 1917 में, ये 1918 में। अब होता क्या है, क्यों धरना दे देते हैं, हुआ क्या था, गुजरात में कुछ समय पहले प्लेग हुआ था, प्लेग फैलता है ना, प्लेग, है ना, तो प्लेग फैल गया था वहाँ पे। तो प्लेग फैलने की वजह से बहुत लोग मर गए। तो जो कंपनी जो थी,
जो भी मिल्स थी वहाँ पे, उन्होंने जो वहाँ पे लोग काम करते थे उनको एक तरह का बोनस दिया, बोनस मतलब और ज़्यादा वेतन दिया। और वेतन जो था जब तो वो उनको दे रहे थे कंटिन्यूसली। अब हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर वन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, है ना, विश्व युद्ध हो गया पहला। अब जब पहला विश्व युद्ध हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हर चीज़ जो है जो आ रही थी आराम से सप्लाई हो रही थी वो अब कहीं ना कहीं बाधित होगी ना, क्योंकि युद्ध हो गया है। तो जब कोई भी चीज़ बाधित होती है इकोनॉमी में, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, है ना, तो क्या होता है कि महंगाई बढ़ने लगती है। जैसे भारत में भी जब युद्ध हुआ 62 में, या जो है बाद में 75 में, तो नमक के दाम बढ़ने लग गए थे, है ना। इसी प्रकार से इन्फ्लेशन यहाँ भी बढ़ गया था, यानी कि महंगाई बढ़ गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब महंगाई बढ़ गई तो जो मिल के ओनर थे उनको दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, जो प्लेग बोनस पहले वो दे रहे थे, यानी कि प्लेग जो बीमारी फैली थी उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे थे उसको वो कम करने लगे। तो जब कम करने लगे तो जितने भी यहाँ पे ओनर थे वो जो है धरने पे बैठ गए, ओनर नहीं, जितने भी यहाँ पे वर्कर थे वो क्या कर गए, धरने पे बैठ गए। और धरने पे बैठ के वो कहने लगे कि नहीं भाई, हमको यहाँ पे हमारी खुद की दिक्कत है, इतनी महंगाई है, ऊपर से प्लेग से हम पीड़ित हैं, तो हमको जो है पैसा मिलना चाहिए। तो गांधी जी इनकी मदद करने आते हैं, ठीक है। और गांधी जी के साथ कौन होती हैं, अनुसुईया बहन होती हैं। ये कौन होती है, अंबालाल साराभाई की बहन। तो अंबालाल साराभाई कौन है, अंबालाल साराभाई भी एक मिल ओनर थे, याद रखिएगा, वो भी एक मिल के मालिक थे, जो कि नहीं चाहते थे पैसा बढ़े, परंतु इनकी ही बेटी जो है, इनकी ही बहन जो है वो गांधी जी का साथ देती है, अनुसुईया बहन, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था, और दूसरा प्लेग की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से लोग स्ट्राइक कर रहे थे, तो उनको बोनस चाहिए था एक तरीके का। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कमेटी सेटअप नहीं करी जाती, एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और ट्रिब्यूनल जो होता है इसमें गांधी जी नहीं होंगे, है ना, ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक तरीके का आप समझ लीजिए कि कोर्ट होता है, कोर्ट होता है, छोटा कोर्ट होता है, कुछ समय के लिए रखा बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो उसको बनाया जाता है, और जो होता है वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि अच्छा ठीक है, हमें जो है इन किसानों को देना चाहिए बोनस, ठीक है। तो अब 35% जो है बोनस फाइनलाइज हो जाता है, मतलब कह दिया जाता है ठीक है अब किसानों को 35% बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा का टाइटल दिया गया। 3 खतीय सिस्टम क्या होता है, ये चंपारण और अहमदाबाद स्ट्राइक, आपको ये समझा दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाते नीचे, फिर आते थे गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह पे, ये होता है 1918 में, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता क्या है कि खेड़ा में जो है एक तरीके से जो गवर्नमेंट थी ना, उसने टैक्स को जो था इम्पोज करके रखा हुआ था, मतलब इम्पोज करके रखने का मतलब है टैक्स को लगा के रखा हुआ था, बल्कि वहाँ पे सूखा पड़ा था, तो वहाँ के किसान बहुत परेशान थे। तो बाद में गांधी जी वहाँ जाते हैं, फिर वही धरना और प्रदर्शन होता है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट समझ जाती है कि कुछ होने वाला नहीं है, पैसे कोई नहीं देगा, इसलिए हम लोग जो है काम करते हैं, वापस ले लेते हैं, और धीरे से गवर्नमेंट कह देती है ठीक है, जिसको देना है दे, जिसको नहीं देना है मत दे। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे गांधी जी को पता चलता है तो वो अपना आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके साथ कौन कौन थे याद रखिएगा, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक इनके साथ हैं, 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फिर बाकी गुजरात सभा और सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी के लोग भी इनके साथ थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट, सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा शुरू करी गई थी, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो और वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक आपको यहाँ पे खेड़ा में मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह चंपारण में कौन मिलेंगे आपको, राजेंद्र प्रसाद। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में कौन मिलेंगी, अनुसुईया बहन, ठीक है। और खेड़ा में आपको मैंने बता दिया वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। तो अब यहाँ तक ये गांधी जी का काम चल रहा था सारा, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे सारा कुछ चल रहा था। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने वाला था, ये सारी चीज़ें होने वाली थी। तो क्या हुआ कि एक तरीके से जो था इसके पहले का जो टाइम था ज़्यादा कुछ भारत में हो नहीं रहा था, क्योंकि होम रूल लीग आ गया था, है ना, और कांग्रेस ज़्यादा कुछ काम कर नहीं रही थी, और होम रूल लीग अपना काम कर रही थी। तो होम रूल लीग भी 1917 में जो थी ऑलमोस्ट, मतलब समझ लीजिए एनी बेसेंट को जेल हो जाती है, उसके बाद वो होम रूल लीग का भी काम बंद हो जाता है। तो अब क्या होगा ना, एक तरह का वैक्यूम हो गया, मतलब अब जो है कोई लीडर नहीं है इस एरिया में। और क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं कि जो भी लोग थे जो भाग ले रहे थे आंदोलन में, वो खाली हो गए। तो अब उनको क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आती, मैंने आपको पहले बताया, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, क्रांतिकारी बढ़ने लगते हैं, है ना। तो ये जो समय था ना, ये थोड़ा सा समय जो 1914 से लेके यहाँ तक 1919 तक का, यहाँ पे क्रांतिकारी बहुत ज़्यादा हो गए थे, ध्यान रखिएगा। तो 1900 बल्कि, और जब भी एनी बेसेंट का जब वो हुआ, क्या बोलते हैं, जब आपकी वो जेल में गई, तो उसके बाद और ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ने लग गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई जिसका नाम था रोल एक्ट एक्ट। इसका नाम को रट लीजिए, और इसको जो है काला कानून भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसको नारा क्या दिया यहाँ के नेताओं ने, उन्होंने बोला, ये बोला उन्होंने, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कि सीधे अंदर कर दिए जाओगे। यानी कि अगर आपका गवर्नमेंट को पता चल गया कि मान लीजिए आप हैं XYZ, ठीक है, और आप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रांतिकारी आपकी कुछ गतिविधियाँ किसी
किसी ने आपके बारे में भड़का दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बिना वारंट के आपको अंदर कर देगी और कोई वकील और कोई अपील नहीं होगी आपकी सीधे। तो कितना खतरनाक कानून था, समझ रहे, गवर्नमेंट किसी को भी अंदर कर सकती है। आज के टाइम में सोचिए अगर गवर्नमेंट ऐसा निकाल दे तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी गवर्नमेंट की, कितना खतरनाक चीज़ है ये, है ना। पर ऐसा गवर्नमेंट नहीं निकालेगी, ठीक है। तो जो है रोलेट एक्ट इस तरीके से आया और इसके विरुद्ध में जो है सत्याग्रह सभाएं बनाई गई ताकि जो है ये जो इस तरीके से ना हो। तो हुआ क्या था कि दो लोगों को, सत्यपाल और सैफुद्दीन किशलू, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, सत्यपाल और सैफुद्दीन किशलू, इन दोनों को जो था बेसिकली जो है जेल में, इन लोगों को जो थे, ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किशलू जो थे, इन लोगों को जो था अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, इसी के अंतर्गत, रोलेट एक्ट के अंतर्गत। तो हुआ क्या है, जब ये अरेस्ट हो गए तो इन्हीं के जो इसी के सपोर्ट में जो थी एक जो थी वहाँ पे सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में। तो क्या होता है जब वो सभा हो रही होती है जलियांवाला बाग में, तो जनरल डायर आता है, जनरल डायर वहाँ पे ओपन फायरिंग कर देता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो अब ये आपको डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर सैफुद्दीन सतपाल किशलू के अरेस्ट में ये हो रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो था, उन्होंने अपनी टाइटल जो था, जब इस तरीके से मृत्यु, इतना बड़ा मैसेकेयर हो जाते थे, लोग मारे जाते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो जो है अपना टाइटल जो होता है, यानी कि नाइट का टाइटल है ना, उनको जो मिला होता है क्वीन के द्वारा, वो जो होते हैं वो वापस दे देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, एक कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाती है, ठीक है, एक मतलब खोज, मतलब पता लगाने के लिए कि क्यों ये ऐसी वारदात हुई, किसने गोली चलाई, क्यों करी। उसमें ये लोग थे, गांधी जी भी थे, मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिए सीआर दास थे और त्याबजी और जायकर थे। ये सभी लोग जो थे इसमें इन्होंने पार्ट लिया था, ठीक है, इस कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में। तो ये आपको ध्यान रखना जलियांवाला बाग में। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट एक सेटअप करती है हंटर कमीशन, ये ध्यान रखिएगा, हंटर कमीशन यहाँ पे भी सेट किया गया। एक और हंटर करके है, वो एजुकेशन में है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, आगे जो आने वाले लेक्चर में उसमें। तो हंटर कमीशन यहाँ सेटअप करती है, इसका ध्यान रखिएगा, हंटर कमीशन। और इसके अंदर जो थे ये लोग थे, चिन्मन लाल शेतुलाल, और ये सब नाम आपको नहीं याद रखने, बता याद रखिए, हंटर कमीशन सेटअप किया जाता है, किस लिए, जलियांवाला बाग मैसेकेयर जो हुआ था, यानी कि इतने लोग मारे गए थे, उसके विरुद्ध में पता करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसका जो है जांच करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कांग्रेस जांच समिति बनाई गई थी ना, इसमें ये भी कर रही थी और ये गवर्नमेंट ने अपनी अलग से बनाई थी, दो थी, ठीक है। और फिर क्या होता है, गवर्नमेंट जानती थी अगर हम जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं डायर जो है वो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए उसके पहले ही वो इम्यूनिटी बिल ले आते हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दिया, पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने फिर से एक बार यहाँ पे पिक्चर में आते हैं और कहते हैं मैं इस बार अपना नाइट का टाइटल दे दूंगा। नाइट क्या होता है, नाइट जो होते हैं एक तरह का इज्जत, मतलब ऐसा समझ लीजिए अंग्रेजों के टाइम में वहाँ पे शूरवीर होते थे, है ना। तो क्वीन जो होती थी हर एक शूरवीर को पहले नाइट बनाती थी, तलवार उसके कंधे पे रख के उसको कहती थी कि तुम नाइट हो और तुम अपनी अब जो है जान भी दे दोगे देश के लिए, तो जो है इस तरीके से होता था। ये सारी चीज़ें काफ़ी शूरवीर माने जाते थे, कुछ उन्होंने बहुत एग्जाम्पलरी काम किया, यानी कि बहुत ही अलग हट के काम किया है, तो उनको नाइट ही दबाते थे। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, जलियांवाला बाग की डेट याद रखिएगा, सत्यपाल शिवलू याद रखिएगा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर और नाइट का टाइटल याद रखिएगा, और गवर्नमेंट ने सेटअप किया था हंटर कमीशन, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं खिलाफत मूवमेंट पे। इसके बाद क्या होता है कि जलियांवाला बाग शुरू होता है और जलियांवाला बाग मूवमेंट होता है, जलियांवाला बाग ये हत्याकांड हो जाता है। उसके बाद जो है खिलाफत मूवमेंट की एक लहर उठती है, ठीक है। अब क्या होता है 1919 में हुआ क्या था कि बेसिकली एक जगह है टर्की, आप सब लोग जानते हैं कहाँ पर है, ठीक है। वहाँ का एक राजा होता था, उसको बोलते थे खलीफा, जो उस पूरे एरिया को रूल करता था, ठीक है। अब होता क्या है कि जो वर्ल्ड वॉर वन होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि विश्व युद्ध पहला ख़त्म होता है, तो जो अंग्रेज़ होते हैं वो जो है टर्की और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ जो है एक ट्रीटी साइन करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरेस। ये नाम याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होगा तो एक होगी ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। तो अभी ट्रीटी ऑफ सेवरेस याद रखिए, सेवरेस। तो ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, खलीफा का जो पद होता है ना उसे ख़त्म कर दिया जाता है, और जो टर्की होता है उसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो मुस्लिम होते हैं ना उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ के मुस्लिमों का एक जो है शुरू से आप देख रहे हैं ना, खलीफा को लेके बहुत ज़्यादा इज्जत है ना, रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ के मुस्लिमों को बुरा लगता है, तो वो जो होते हैं यहाँ पे रिवोल्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक खिलाफत कमेटी जो है यहाँ पे बनाई जाती है, खिलाफत समिति, और उसके अंदर कौन कौन थे, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हज़रत मोहानी, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, गांधी जी कहते हैं यही मौका है जब हम हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को बनाएं, क्योंकि आप इससे पहले देखिए जितने भी मूवमेंट हुए उसमें दो लोगों ने पार्ट नहीं लिया, ना ही किसानों ने पार्ट लिया और ना ही जो है मुस्लिम्स ने पार्ट लिया। पर अब यहाँ पे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस लाते हैं, गांधी जी को उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और यहाँ पे भी बोलते हैं गांधी जी कि नहीं, हम इनका साथ देंगे मुस्लिम्स का इसमें, और जो है
टर्की में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और हम जो है चाहते हैं कि जो है उनका जो है फिर से जो है जो भी चीज़ें करी गई उनको वापस ले लिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और जो कमाल पाशा होते हैं, पर बाद में होता क्या है कि कैसे ख़त्म हो जाता है कि कमाल पाशा वहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, खलीफा की जो पोजीशन होती है पहले उसको समाप्ति कर देते हैं। वो कहते हैं अब कोई खलीफा नहीं रहेगा, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी और इस तरीके से अब इलेक्ट करो और हमको अब राजा बनेगा यहाँ पे, मतलब एक प्रतिनिधि आएगा, इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, और ये जो खिलाफत का एक मूवमेंट होता है ना, ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको नाम या क्या क्या याद रखना है, याद रखिए डेट याद रखनी है पहली चीज़। दूसरी, खिलाफत कमेटी में कौन कौन था, गांधी जी भी इसमें थे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप याद रखिएगा कि जो है ट्रीटी ऑफ सेवरेस क्या थी और क्या क्या उसमें किया गया, दो चीज़ें, ये एक ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अब आगे आ जाते हैं। अब क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 21 तक। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 में इसको शुरू किया जाता है। होता क्या है कि ब्रिटिशर्स तो किसी की सुन रहे नहीं है ना, तो बहुत गांधी जी परेशान, गांधी जी चाहते थे आपको इस मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही एक तो ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया, उसके बाद जो था गवर्नमेंट जो थी इस तरीके से गवर्नमेंट सेटअप कर रही है, इम्यूनिटी बिल आ रही है, तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। ठीक है, और उसके बाद खिलाफत का भी मूवमेंट हो गया, तो गांधी जी को अच्छा मौका मिला कि जिसमें वो क्या कर सकते थे, जितने भी लोग थे उनको जो है साथ ला के ये मूवमेंट कर सकते थे। तो वो क्या कर सकते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। तो असहयोग आंदोलन याद रखिए नागपुर सेशन में जो है यहाँ पे शुरू किया जाता है, और इसके ऊपर अभी पूर्ण स्वराज के बारे में नहीं बोला जाएगा, पर हाँ लोग जो थे सोचना शुरू कर दिया था कि हमको पूर्ण स्वराज लेना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अंदर ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी की सेटअप करी जाती है, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी किया जाता है ना, स्वदेशी को प्रमोट करो, ये सारी चीज़ें। फिर क्या होता है, दो चीज़ें करी जाती हैं, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया जाता है वो ये होता है उनके मतलब जो भी उनके फॉरेन के क्लोज होते हैं उनको जलाए जा रहे होते हैं, जो फॉरेन क्लोज बेचने वाली दुकानें होती हैं उनके सामने बैठ जाते थे लोग। ठीक है, टैक्स नहीं देते थे, स्ट्राइक करते थे, है ना, जो भी टाइटल्स थी, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना टाइटल पहले ही वापस कर दिया था, खैर केसरी हिंद गांधी जी को मिला था वो उन्होंने वापस कर दिया। प्रोग्राम स्कूल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के जितने प्रोग्राम उसको बाइकआउट कर देंगे, उसमें पार्टी लेंगे, ये सब चीज़ें कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। और भारतीयों के लिए क्या कर रहे थे, भारतीयों के लिए क्या था, स्वदेशी एजुकेशन लाना है ना, मतलब यहीं पे ही एजुकेशन लाओ, यहीं का लोगों को यहाँ की संस्कृति के बारे में पढ़ाओ, है ना, यहाँ की भाषा में पढ़ाओ, ये सारी चीज़ें, पंचायत बनाओ। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करें तो खादी क्लोथ्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, गांधी जी अपना केसरी हिंद का वापस कर देते हैं, तो यहाँ पे नागपुर सेशन में ये सारी बात होती है। उसके बाद 1921 में विजयवाड़ा सेशन होता है, और गांधी जी उस समय अपने सारे जो भी कपड़े होते हैं वो त्याग देते हैं। अब सिर्फ नीचे जो है गांधी जी एक वो पहनते थे, मतलब एक कह सकते हैं धोती टाइप, मतलब धोती को थोड़ा फोल्ड करके पहनते हैं, तो उसको पहनना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बस पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने जो अपने जो पूरे वस्त्र थे वो कब छोड़ दिए थे, और जो है वो मतलब एक धोती पहनते थे सिर्फ, तो वो क्या था, विजयवाड़ा सेशन के बाद से 1921 में। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, तिलक जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा तिलक स्वराज फंड शुरू किया जाता है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तिलक स्वराज फंड किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको ऑप्शन मिलेगा तिलक, पर तिलक ने नहीं शुरू किया, कांग्रेस ने शुरू किया था इसको, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बॉयकॉट करना होता है इलेक्शन, और यहाँ के इनका मेन मोटिव क्या था कि ये कहेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस ने क्या करा कि कांग्रेस ने बोला कि अब हम इलेक्शंस को बॉयकॉट करना चाहते हैं, क्योंकि 1919 में क्या हुआ था ना, एक तरीके से आपको पता ही है कि क्या आया था, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में। ठीक है ना, जो तो वो जो थे बेसिकली मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि एक तरीके से जो एक वैधानिक सिस्टम कहते हैं, या आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर जो होता है ना, एक तरीके असेंबली का जितना सिस्टम होता है उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा परिवर्तन लाए थे। और वो जो परिवर्तन थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक्ट का एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो वो जो आए थे उसके अंदर क्या था कि इलेक्शंस के लिए प्रावधान था, कहाँ पे, एक तो प्रोविंस में और एक तो बीच में सेंटर में। ठीक है, तो जो अलग अलग स्टेट हैं और अलग अलग उसके अंदर इलेक्शंस होंगे जो कि ब्रिटिश के प्रोविंसेस कहलाते हैं, और सेंटर इलेक्शन होंगे, तो इन सबके इलेक्शंस में कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया, कांग्रेस ने बोला हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ध्यान रखिएगा। ये हुआ इलेक्शन, तिलक डाइड हो गया, विजयवाड़ा सेशन और केसरी हिंद हो गया। फिर आगे हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमको पता चलता है, कहाँ गया मैं, ये रहा। तो यहीं पे साथ साथ क्या चल रहा था, मोपिला रिवोल्ट चल रहा था, ये ध्यान रखिएगा, ये मालाबार के एरिया में हो रहा था। मोपिला रिवोल्ट में क्या होता था, यहाँ पे मुस्लिम थे जो कि किसानी करते थे, तो और ज़मींदार जो थे वो एक तरीके का उच्च वर्ग थे, तो उनका जो था एक तरीके का हनन हो रहा था, जो मुस्लिम्स थे। ठीक है, तो उनका जो हनन हो रहा था उसके खिलाफ ये रिवोल्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं हम इस तरीके इतना ज़्यादा कर नहीं दे सकते, या जो भी था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मोपिला रिवोल्ट कहाँ पे होता है, मालाबार एरिया में, नहीं साउथ इंडिया में होता है। ठीक है, फिर इसमें अकाली आंदोलन भी होता है, जो जिसमें महंत जो होते थे, जो मैंने आपको पहले बताया था, महंत बहुत सारे बैठे हुए थे, उनके खिलाफ ये होता है।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक होता है मेदिनीपुर फार्मर प्रोटेस्ट। तो ये ध्यान रखिए, दो नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोबिलो रिवोल्ट और अकाली आंदोलन। तो इस पर एक क्वेश्चन है, तब याद हो कि साथ में नॉन कॉपरेशन था या कौन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछा गया था, है ना। तो उसमें कौन सा साथ में मूवमेंट हुआ था, तो बरदौली का उसके अंदर ऑप्शन था, बरदौली सत्याग्रह और भी अलग अलग सत्याग्रह। तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन से अलग अलग सत्याग्रह या आंदोलन इसके साथ साथ हुए हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के साथ मोबिला रिवोल्ट भी हुआ था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो जाता है। ये मैंने आप यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे मैंने, है ना। तो पर क्या यहाँ पे लिखा नहीं, पर आपको बता देता हूँ, चौरी चौरा कांड हो जाता है। उसमें क्या होता है बेसिकली कि लोग जो होते हैं वो जो है एक तरीके से वहाँ के एक जगह होती है, वहाँ पे बेसिकली जाते हैं और वहाँ के जितने भी पुलिस चौकी होती है वहाँ पे जाके जो है आगजनी कर देते हैं, और वहाँ के जितने भी पुलिस मैन होते हैं, जो भी हवलदार होते हैं, जो भी वहाँ पे रहते हैं प्रेजेंट, वो जल जाते हैं। तो गांधी जी को ये चीज़ अच्छी लगती है और गांधी जी क्या करते हैं, ये मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। किस चीज़ को, असहयोग आंदोलन को। तो ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड होता है 1922 में। तो ये 1922 में जाके कम्प्लीटली बंद हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये बंद हो जाता है तो सब लोग खुश नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू होते हैं, मोतीलाल नेहरू होते हैं, उस समय वो सब लोग खुश नहीं होते। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, अब जब मूवमेंट खत्म हो गया कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब हम जो है जाके कांग्रेस को जाके लड़ेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे। हम जाके कहाँ पे, इलेक्शन करके और सीधे जाके असेंबली में लड़ेंगे, है ना। जो उस समय की वहाँ के लेजिस्लेचर था या जो असेंबली थी जहाँ पे वहाँ पे जाके जो है बढ़ेंगे। तो जो इस तरीके से सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें जो है लड़ना है एक तरीके से इलेक्शन करके डेमोक्रेसी के थ्रू, तो उनको बोलते हैं स्वराजिस्ट या चेंजर्स, ठीक है। और जो लोग नहीं करते हैं उनको कहते हैं नो चेंजर्स। कोई उनके अंदर अंतर, मतलब वो कहते हैं नहीं नहीं हम जैसे आंदोलन चल रहा है उसी आंदोलन को ग्राउंड लेवल पे बनाएंगे और चलाएंगे, हम इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। पर ये जो होते हैं स्वराजिस्ट, ये कहते हैं हम क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्ट लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट जो था इंपॉर्टेंट था, तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। और क्या था, एक पॉइंट मुझे आपको और बताना था, वो बेसिकली, ठीक है चलिए अभी हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो था, ओके, तो ये जो थे स्वराजिस्ट या चेंजर्स, तो जो ये लोग थे बेसिकली चेंजर्स, ये क्या करते हैं, हम विधायिका में जाके जो है बैठेंगे। तो अब ये क्या करते हैं, ये लोग इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, और इलेक्शन में जब ये पार्ट लेते हैं तो ये लोग दो जगह इलेक्शन लड़ते हैं। कहाँ का, एक तो स्टेट्स में लड़ते हैं, और जो सेंटर का इलेक्शन होता है वहाँ भी पार्ट लेते हैं। तो जो सेंटर का इलेक्शन होता है उसमें इनको कितनी सीटें मिलती हैं, 101 सीट में से इनको 42 सीट्स मिलती हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। फिर जो है इस तरीके से, और ये अपना नाम चेंज करते हैं, कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ते हैं, इसका नाम रखते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका लीडर कौन होता है, CR दास करके एक होते हैं, वो बेसिकली इसके लीडर होते हैं, और जो उनके सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं मोतीलाल नेहरू। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पार्टी के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी सेटअप करते हैं, और जो है एक तरीके से इलेक्शन करते हैं, और इलेक्शन करके जो है यहाँ पे सेंट्रल असेंबली, मतलब जो बीच में होता है दिल्ली में जो होता है, उसमें 42 और 101 सीट लेके आते हैं। तो इनको बोलते हैं स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1922 में कांग्रेस सेशन होता है, और कांग्रेस सेशन क्या होता है, इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं करता है कि इस तरीके से पार्टी अलग बनाए और जाके इलेक्शन लड़े कांग्रेस के अलग नाम से। पर 1923 में आते आते ये समझ जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि जो है अगर कोई अंदर पार्लियामेंट में जाके जो है इस तरीके से, उस समय का पार्लियामेंट में जाके और अपनी आवाज़ उठाएगा तो हाँ ब्रिटिशर सुनेंगे, और एक तरीके से उनको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें करते हैं, और उसके बाद दिल्ली सेशन होता है, और दिल्ली सेशन के अंतर्गत जो होता है, अब्दुल कलाम आज़ाद जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि इसको हेड करते हैं, और ये कहते हैं ठीक है चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी डिमांड को। और जो होते हैं बाकी लीडर जो इसमें कौन कौन से होते हैं, विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खान, मितिलाल नेहरू और CR दास, ये सब लोग भी जो है इसके अंदर पार्ट लेने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं लोग, इनका काम क्या क्या है, तो उस समय एक मुद्दीमन कमेटी बिठाई जाती है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है कि 1919 में कैसे रहा। तो ये याद रखिएगा, मुद्दीमन कमेटी का क्या काम है, इन्वेस्टिगेशन करना। 1919 का जो एक विधायक जो पारित हुआ था ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 पास हुआ था, मोन्टेगो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये मुद्दीमन कमेटी आप ध्यान रखिएगा किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अलग अलग जगह जो है अलग अलग मेयर बनते हैं, तो ये आप एक बार ये पॉज करके देख लीजिएगा कौन कौन कहाँ पे बना। जैसे कलकत्ता के मेयर CR दास थे, अहमदाबाद के विट्ठल भाई पटेल थे, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद थे, और इलाहाबाद के मेयर जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। फिर विट्ठल भाई पटेल स्पीकर होते हैं सेंट्रल असेंबली के, ठीक है। यहाँ पे पहली बार चुने जाते हैं विट्ठल भाई पटेल, स्पीकर चुने जाते हैं सेंट्रल असेंबली के। तो ध्यान रखिएगा, जो केंद्र में जो विधायिका होती है वहाँ पे कौन चुना जाता है,
वित्तर भाई पटेल। और इसके बाद जो है फाइनली जो होता है ये स्वराज पार्टी होती है 1930 तक ही चलती है, पर ये कांग्रेस के अंतर्गत काम करती है। तो ये सारी चीज़ें करती है लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं नो चेंजर्स। नो चेंजर्स कौन होते हैं? जो कहते हैं नहीं नहीं हम ग्राउंड पे लड़ेंगे, हम इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। तो ये कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी, अयंगर, राजा गोपालाचारी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और अभी गांधी जी थे वो जेल में होते हैं। गांधी जी को अच्छा नहीं लगता है शुरू में कि कांग्रेस इस तरीके से टूट रही है और जो है अलग अलग पार्टी हो रही है और उसके बाद जो है इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं। पर गांधी जी को बाद में समझ में आ जाता है नहीं नहीं, अगर हम इलेक्शन अगर अंदर से भी हम बोलेंगे तो एक तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें गांधी जी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी रिलीज होते हैं 1924 में। और गांधी का और सी आर दास का एक पैक्ट होता है, उसको बोलते हैं 1924 में गांधी सी आर पैक्ट, और बेलगाम सेशन में ये होता है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी टू वर्क इन द एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस, यानी कि वही मैंने आपको बताया ना, पहले जो स्वराज पार्टी अलग हो गई थी, अब मान लिया गांधी जी ने कि ठीक है चलो आप लोग कांग्रेस के ही एक अंतर रूप में मतलब अंदर में कार्य करिए और मिलकर कार्य करिए, इस तरीके से करिए। और गांधी जी इसी के अंदर जो बेलगाम सेशन होता है ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन गठन करते हैं। स्पिनर मतलब जो मतलब ये करते हैं ना खादी वादी का काम करते हैं, उनके लिए एक मूवमेंट करते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे वो है कम्युनिस्ट मूवमेंट और क्रांतिकारी पीरियड शुरू होता है, और उसके बाद साइमन कमीशन आता है, और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने का आप सभी के लिए आप सभी से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।